हेलो। आज हम चर्चा कर रहे हैं शाश्वत व्यादेश की, परपेचुअल इंजेक्शन। पहली वीडियो में जो लेक्चर था वो टेम्परेरी इंजेक्शन से संबंधित था, अस्थायी व्यादेश से संबंधित था, और इस सेकेंड वीडियो में अब आप परपेचुअल इंजेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करें। परपेचुअल इंजेक्शन यानी शाश्वत व्यादेश को समझने के लिए हम लगभग 7 पॉइंट को पॉइंट आउट कर लें। पहला, प्रोविजन क्या है। दूसरा, अभिप्राय क्या है। तीसरा, इसका आवश्यक तत्व क्या है। इसे जारी किए जाने का आधार क्या है, उदाहरण। और परपेचुअल इंजेक्शन और टेम्पररी इंजेक्शन यानी अस्थायी व्यादेश और शाश्वत व्यादेश में अंतर क्या है। इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट और हैं। एक, किन परिस्थितियों में न्यायालय परपेचुअल इंजेक्शन के अलावा अन्य कोई अनुतोष जारी कर सकता है या दे सकता है। दूसरा, कि कब ऐसा व्यादेश जारी करने से मना कर सकता है। इतने पॉइंट पे अगर हम चर्चा करेंगे तो उम्मीद है कि ये परपेचुअल इंजेक्शन का कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। उसी कड़ी में अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो परपेचुअल इंजेक्शन यानी शाश्वत व्यादेश से संबंधित प्रोविज़न स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 37 सब क्लास 2 में उपबंधित है, किंतु इसका विस्तार धारा 38, 38, धारा 40 और धारा 41, 40 एंड 41 में उपबंधित है। शाश्वत व्यादेश क्या है? अगर इसके अभिप्राय को देखें, एक सामान्य मीनिंग देखें तो न्यायालय द्वारा पारित ऐसा आदेश, क्या? न्यायालय द्वारा पारित ऐसा आदेश जिसके द्वारा प्रतिवादी को किसी ऐसे कार्य को करने के लिए सदैव के लिए रोक दिया जाता है जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल होता है, उसे शाश्वत व्यादेश कहते हैं। एक बार फिर देखिए, न्यायालय के द्वारा पारित एक ऐसा आदेश जो प्रतिवादी को कोई ऐसा कार्य करने से सदैव के लिए रोक देता हो जो वादी के अधिकार या हितों के प्रतिकूल हो, तो वह आदेश शाश्वत व्यादेश कहलाता है। अगर इसी मीनिंग को अगर आप और डीप इंटरप्रिटेशन करें तो इसके 4 आवश्यक तत्व निकल के आ जाते हैं। पहला, कि प्रतिवादी ने वादी के अधिकारों का उल्लंघन किया हो। दूसरा, ऐसे उल्लंघन से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। तीसरा, न्यायालय आदेश द्वारा प्रतिवादी को वादी के अधिकारों के उल्लंघन करने से सदैव के लिए रोक दिया हो। और अंत में, ऐसा आदेश वाद के विचारोपरांत अंतिम निर्णय में डिक्री द्वारा पारित किया हो। यदि ये एसेंशियल एलिमेंट अप्लाई हो गए हैं तो ऐसा आदेश व्यादेश शाश्वत व्यादेश कहलाएगा। अब शाश्वत व्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाएगा, इसके संदर्भ में हम धारा 38 की बात करें। सेक्शन 38 का अगर आप इंटरप्रिटेशन करें तो ये मात्र 2 शब्दों पे केंद्रित है। पहला, इंटरफेयर की बात करती है, इंटरफेरेंस की बात करती है, हस्तक्षेप की बात करती है। और दूसरा, कंपनसेशन की बात करती है। इंटरफेरेंस किस बात के लिए? इंटरफेरेंस 2 मामलों में। वादी के वैध आभार यानी वादी के पास यदि कोई वैध आभार, इट मीन्स लीगल ऑब्लिगेशंस हैं,
तो उनके उस लीगल ऑब्लिगेशंस में इंटरफेयर कर रहा हो प्रतिवादी, अथवा यदि वादी के सांपत्तिक हित या अधिकार हैं, किसी संपत्ति में कोई हित या अधिकार हैं, तो उसमें इंटरफेयर कर रहा है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एक शब्द केवल पकड़िए, इंटरफेयर। किस बात का इंटरफेयर? ऑब्लिगेशन में इंटरफेयर और हित या अधिकार में इंटरफेयर, संपत्ति में के किसी हित या अधिकार में इंटरफेयर। अब जो पहला पार्ट है कि वादी का कोई ऑब्लिगेशन है, उसमें इंटरफेयर करता है, तो यह इसी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का जो चैप्टर 2 है, जिसमें उपबंधित है कि किन संविधाओं का पालन कराया जा सकेगा, किन संविधाओं का पालन नहीं कराया जा सकेगा, वह नियम अप्लाई हो जाएंगे। यानी अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे संविदा को पालन कराया जा सकेगा, तो इन परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे संविधाओं का पालन करा देगा। तो जो पहला पॉइंट है 38 का, कि यदि वादी के वैध आभार ऑब्लिगेशंस हैं, उसमें प्रतिवादी इंटरफेयर करता है, तो ऐसे इनका पालन चैप्टर 2 के प्रोविज़न के अंतर्गत होगा। जरूरत पड़ी तो इंजक्शन भी जारी हो जाएगा। दूसरी स्थिति बनी कि वादी के संपत्ति में किसी हित या अधिकार में प्रतिवादी इंटरफेयर कर रहा हो। तो अगर इस प्रकार का कोई इंटरफेरेंस प्रतिवादी के द्वारा है, तो न्यायालय परपेचुअल इंजक्शन जारी करने से पहले 4 चीज़ों को देखेगा। पहला, कि प्रतिवादी की हैसियत उस संपत्ति में न्यासी की है। माने आप कह सकते हैं कि संपत्ति में किसी हित या अधिकार पर उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय शाश्वत व्यादेश तब जारी करेगा जब प्रतिवादी की हैसियत उस संपत्ति में न्यासी की हो, एक। दूसरा, वादी को प्रतिवादी द्वारा पहुंचाई गई हानि के लिए प्रतिकर का निर्धारण असंभव हो, अथवा यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया यानी संभव बना दिया गया, तो वह अपर्याप्त अनुतोष हो। और चौथा, यदि शाश्वत व्यादेश जारी नहीं हुआ तो वाद की बहुलता होगी, वाद बढ़ जाएगा। अगर कंक्लूड करें, देखिए ये भी 3 शब्द में समाहित है। जो वादी का स्टेटस है, वादी की संपत्ति में वो प्रतिवादी न्यासी की हैसियत धारण कर रहा हो। दूसरी स्थिति क्या बनी कि वादी को जो प्रतिवादी द्वारा क्षति पहुंचाई गई है, अगर उसका कंपनसेशन निर्धारण करें तो वह असंभव है, निर्धारण ही नहीं हो सकता, या यदि निर्धारण किया गया तो वो अपर्याप्त अनुतोष होगा। और अंत में यदि शाश्वत व्यादेश जारी नहीं किया गया तो वाद की बहुलता हो जाएगी। अगर ये ग्राउंड मेंटेन हो गए तो न्यायालय इन परिस्थितियों में शाश्वत व्यादेश जारी कर देगा, और ये बात सेक्शन 38 कहती है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, जैसे ए, मान लीजिए सपोज करिए एक व्यक्ति ए है जो बी का वकील है, उसके पास कारोबार के दौरान बी के कुछ दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं, यानी ए नामक वकील को बी के कुछ डॉक्यूमेंट कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाते हैं, और वकील ए उन दस्तावेजों को जग जाहिर करने की धमकी देता है कि हम ऐसे डॉक्यूमेंट को वो सार्वजनिक कर देंगे। तो बी ए को रोकने के लिए शाश्वत व्यादेश जारी करने का बात दायर कर सकता है, एवं न्यायालय द्वारा शाश्वत व्यादेश जारी करना विधि सम्मत होगा। एग्जाम्पल है, और व्यवहारिकता में भी अगर आप देखें तो एक सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि यदि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपने वकील को क्लाइंट ने दे रखा था, और आगे चल कर के वो वकील उसी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करने की धमकी देता है, तो जो क्लाइंट है वो ऐसे
डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक ना करने पाए, इसके लिए अगर वो परपेचुअल इंजेक्शन का सूट फाइल करे तो न्यायालय इस मामले में इंजेक्शन सूट एक्सेप्ट करेगा और आदेशित कर देगा। इसी प्रकार से सपोज करिए ए एक न्यासधारी है, ट्रस्टी है, बी एवं सी उसके सह न्यासधारी हैं तथा डी उसका हिताधिकारी है। ए न्यासधारी है, बी एवं सी सह न्यासधारी हैं, डी उसका हिताधिकारी है। अब ए न्यास भंग करने की धमकी देता है, तो जो बाकी के सह न्यासधारी और हिताधिकारी हैं वह ए को ऐसा करने से रोकने के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं और न्यायालय की राय बन गई तो ए को न्यास भंग करने से रोकने के लिए परपेचुअल इंजेक्शन पारित कर सकेगा। एक व्यवहारिक सामाजिकता में भी देखिए आप, जैसे एक घंटियां बजाकर तथा अन्य प्रकार का शोरगुल करके बिना उचित कारण के पड़ोसी बी की भौतिक सुख सुविधा में बाधा पहुंचाता है। यानी रात में घंटियां बजा रहा है या और तरीके से काम करके वो पड़ोसी बी की भौतिक सुख सुविधा में बाधा पहुंचा रहा है। बी ए के विरुद्ध उसके ऐसा ना करने के लिए वाद सुनिश्चित कर शाश्वत व्यादेश प्राप्त कर सकता है। अभी जो आपने मीनिंग देखा, जो इसेंशियल एलिमेंट देखा, देखिए एक कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जिससे वादी के अधिकारों में प्रतिवादी के द्वारा अतिलंघन किया जा रहा है और वादी ऐसे अतिलंघन को सदैव के लिए प्रतिवादी से रोकने की अपील न्यायालय से करता है और न्यायालय की राय बन गई तो इन परिस्थितियों में वो परपेचुअल इंजेक्शन जारी कर देगा। अगर आप केस लॉ की बात करें तो एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण केस था 2015 का, श्याम सिंह वर्सेज भानु प्रसाद सक्सेना। श्याम सिंह वर्सेज भानु प्रसाद सक्सेना AIR 2015 राजस्थान का केस है। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि शाश्वत व्यादेश केवल उन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जा सकता है जिसके पास संपत्ति का कब्जा हो। इसी प्रकार से एक दूसरा केस था रामजी राम बनाम जगदीश मल्लाह, ये 2007 का केस है। इस मामले में भी न्यायालय ने कहा कि शाश्वत व्यादेश के कब्जे के तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है। अब अगर आप दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि शाश्वत व्यादेश क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, ये किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। अब अगर ये बात हो जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इंजंक्शन और टेम्पररी इंजेक्शन, आप इसको भी समझने के लिए बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक शब्द में भी ख़त्म हो सकता है। जैसे अगर मैं इसका एक कोड बोलूं, 2 तारे, आप चाहें तो लिख लीजिए 2 तारे। 2 तारे का क्या मतलब हुआ, वो DO 2 और TARE जिसको मैं प्रोनाउंस में 2 तारे बोल रहा हूँ, वास्तव में ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं DO 2 TARE तारे, 2 तारे। अब अगर इसकी व्याख्या कर दीजिए तो पूरा का पूरा ये डिफरेंस ख़त्म हो गया। कैसे, आप ये जो 2 तारे हैं ये एक तरीके से इसका ग्राउंड है, आधार है डिफरेंस का। आप देखें यहाँ D का मतलब है डिक्री और आर्डर। अब इसको आप डिज़ाइन कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपने एक लाइन खींचा, उसमें सीरियल नंबर लिखा, दूसरे लाइन में आपने ग्राउंड लिखा, तीसरे नंबर में पहला सब्जेक्ट मैटर लिखा टेम्परेरी इंजेक्शन और अंत में आपने लिखा परपेचुअल इंजेक्शन। यानी सीरियल नंबर, आधार, अस्थायी व्यादेश और शाश्वत व्यादेश, इस प्रकार के आपने 4 क्रम बनाए। अब आप 2 तारे का इंटरप्रिटेशन करिए। सीरियल नंबर 1, ग्राउंड में आपने D को इंटरप्रिटेशन में लिखा डिक्री और आर्डर। अब जो टेम्परेरी इंजेक्शन है, आप देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन वो आदेश के माध्यम से पारित किया जाता है और जो परपेचुअल इंजेक्शन है उस कॉलम में
वो डिक्री के माध्यम से पारित किया जाता है। ओ को अगर आप देखें, यहाँ पे इसका ओ का अभिप्राय ऑब्जेक्ट है। अब उद्देश्य ऑब्जेक्ट। अब टेम्पररी इंजेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या है? इसका उद्देश्य अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखना है। अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखना है। और परपेचुअल इंजेक्शन का क्या मतलब है? इसका उद्देश्य वादी के अधिकार को सदैव के लिए सुरक्षित रखना है। अब देखिए, ओ का ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। ये अंतिम निर्णय आने तक कोई स्टेटस मेंटेन करना है, और परपेचुअल का कि वादी के अधिकार को सदैव के लिए सुरक्षित कर देना है। तो डी माने डिक्री और आर्डर, वो आर्डर में पारित होगा, वो डिक्री के माध्यम से पारित होगा, यानी आफ्टर विचारोपरांत होगा, और ये ड्यूरिंग ट्रायल भी हो सकेगा। और ऑब्जेक्ट इसका क्या हुआ? ये स्थिति बनाए रखना है, यथास्थिति बनाए रखना अंतिम निर्णय आने तक, और उसका वादी के अधिकार को सदैव के लिए सुरक्षित कर देना। अब दो तो खत्म हो गया। अब टी आर टाइम, समय संबंधी। बाद सुनिश्चित करने के बाद किसी स्टेज पर जारी किया जा सकता है, यानी टेम्परेरी इंजेक्शन बाद एक बार फाइल हो गया तो किसी भी स्टेज पे जारी किया जा सकता है। किंतु जो परपेचुअल इंजेक्शन है वो अस्तित्व को साबित करने के बाद ही जारी होगा, यानी एक बार पूरी तरीके से विचारण हो जाएगा, आपके अधिकार निश्चित कर दिए जाएंगे, तभी जारी होगा। तो टी हो गया। ए का मतलब हुआ एक्ट संबंधी, अधिनियम संबंधी। तो जो टेम्परेरी इंजेक्शन है ये सीपीसी के द्वारा गवर्न होते हैं। आर्डर 39, रूल 1, 2, 3, 4, इसमें सब में प्रोविजंस हैं आर्डर 39 में। और जो परपेचुअल इंजेक्शन है वो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के द्वारा विनियमित होंगी। एक स्थिति ये बनी। तो टी ए। अब आर का मतलब क्या हुआ? रिलीफ का मतलब उपचार। टेम्परेरी इंजेक्शन में उपचार की क्या स्थिति है? यह एक अस्थायी प्रकृति का उपचार है, और परपेचुअल में यह एक अस्थायी प्रकार का उपचार है। TARE माने इफेक्ट। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव टेम्परेरी इंजेक्शन का केवल बाद के अंतिम निर्णय आने तक ही प्रभावी रहता है, और इसका चूँकि निर्णय आने के बाद जारी होता है इसलिए शाश्वत काल तक प्रभावी रहता है। यही इंजेक्शन है। तो एक तरीके से आप अगर इस ग्राउंड को याद कर लें, बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन, 2 तारे। डी का मतलब हुआ डिक्री और आर्डर, इट मीन्स ये टेम्परेरी इंजेक्शन आर्डर के रूप में पारित होगा, वो डिक्री के फॉर्म में पारित होगा। ओ माने ऑब्जेक्ट के इसके क्या हैं। टी का टाइम से संबंधित है, समय का इसका क्या प्रोविजन है। ए का मतलब कौन से एक्ट, कौन से अधिनियम अप्लाई होंगे। आर रिलीफ किस प्रकृति का है, और ई इसका प्रभाव क्या है। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस इसमें हो गया। इसके बाद एक स्थिति बनती है कि क्या व्यादेश के बदले या उसके अतिरिक्त कोई क्षतिपूर्ति न्यायालय दिला सकेगा? उत्तर मिला हाँ। इसके संदर्भ में धारा 40 में प्रावधान उपबंधित है। धारा 40 क्या कहती है कि व्यादेश के स्थान पर क्षतिपूर्ति न्यायालय तभी अनुदत्त करेगा यदि, अब न्यायालय की क्या राय है, 3-4 पॉइंट हैं, आप इसको कंक्लूड कर लीजिए, कि वादी के अधिकारों को पहुंचाई गई क्षति मात्रा में बहुत कम है। यानी प्रिंसिपल तो है कि वादी के अधिकार पर अगर अतिक्रमण हुआ है तो परपेचुअल इंजेक्शन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नेचर इस तरीके की जो क्षति हुई है वो बहुत मात्रा में कम है तो न्यायालय कोई अन्य ऑर्डर भी दे सकेगा। एक पॉइंट। दूसरा, ऐसी क्षति का आर्थिक मूल्यांकन किया जा सकता हो, यानी उसके जैसे अभी उसमें कहा था कि वो असंभव है, उसका निर्धारण किया जाना असंभव है या निर्धारण कर दिया गया तो वो अपर्याप्त अनुतोष होगा। बिल्कुल जस्ट उलट कि यहाँ पे उसका निर्धारण किया जा सकता है, आर्थिक मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा,
ऐसा आर्थिक प्रतिकर जो निर्धारण किया गया वो राशि की मात्रा में बहुत कम है, और अंत में मामला ऐसा हो जिससे व्यादेश का अनुदत्त किया जाना प्रतिवादी के लिए अत्याचारपूर्ण होगा। यानी इसमें वादी को रिलीफ तो दी गई, लेकिन प्रतिवादी कहीं उससे ज़्यादा तकलीफ में आ गया। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां हो गई तो अंडर सेक्शन 40 न्यायालय परपेचुअल इंजंक्शन जारी करने से पहले वो क्या कर देगा, अन्य प्रकार की क्षतिपूर्ति दिला देगा। अब आप देखिए अगला जो अंतिम पॉइंट है कि व्यादेश जारी करने से कब रोका जाएगा। ये पहले लेक्चर में भी मैंने इसकी चर्चा की हुई है। अगर आप देखें इसमें 3 शब्द हैं, एक भंग की स्थिति में, एक रोकने की स्थिति में, और एक आवेदनकर्ता के बारे में ये बात कही गई थी। भंग की बात देखें, ये तो मैंने कोड बताया है, जो सेक्शन 41 है उसमें इसके संदर्भ में प्रावधान उपबंधित है। किन परिस्थितियों में जारी नहीं किया जाएगा वो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, यद्यपि पहले लेक्चर में यह है, ऐसी किसी संविदा के भंग को रोकने के लिए जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता, अथवा ऐसे किसी बाधा के भंग को रोकने के लिए जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि कोई कार्य बाधा है कि नहीं, अथवा ऐसे किसी निरंतर भंग को रोकने के लिए जिसके बारे में वादी की मौन अनुमति रही है। ये देखो तीनों जो आधार हैं इसमें किसी न किसी रूप में चीज़ें भंग हो रही हैं, ब्रीच हो रही हैं। अगला है रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? यदि किसी व्यक्ति को विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकने के लिए है, अथवा लंबित किसी न्यायिक कार्यवाही को रोकने के लिए जब तक कि ऐसी कार्यवाही को रोकना न्याय कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए ना हो, अथवा आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने या अभियोजित करने से रोकने के लिए हो, अथवा ऐसे न्यायालय में कार्यवाही सुनिश्चित करने या अभियोजित करने से रोकने के लिए है जो न्यायालय उसके अधीनस्थ ही नहीं है। अब यहाँ 4 पॉइंट हैं जो क्या कह रहे हैं, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और अंत में आवेदनकर्ता के बारे में है कि जब आवेदनकर्ता न्यास भंग को छोड़कर अन्य स्थिति में अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता, या ऐसा आचरण है कि न्यायालय से सहायता नहीं प्राप्त कर सकता, या कोई व्यक्तिगत हित निहित ना हो, या यदि व्यादेश की मांग में अनुचित विलंब करता है आवेदनकर्ता, तो इन परिस्थितियों में न्यायालय परपेचुअल इंजंक्शन जारी करने से मना कर देगा। यही बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुरेश चंद्र तननिया एंड अदर के मामले में भी न्यायालय ने कहा है कि जहां व्यादेश के विकल्प में उसके समान ही कोई अन्य अनुतोष उपलब्ध हो, व्यादेश जारी नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से आपने जो व्यादेश को देखा इसका पूरा डीप प्रोविज़न फर्स्ट लेक्चर में भी है। अब अगर दोनों को मिला के आप देखेंगे तो टेम्पररी इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार आप इसको देखिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।